क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज आप लोग का ट्रांसफार्मर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसमें मैक्सिमम बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कैसे आपका हो गया फेजर डायग्राम्स। तो आज हम फेजर डायग्राम के बारे में आपको बताएंगे कि फेजर डायग्राम कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, सारे पैरामीटर को लेकर ड्रॉ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना ज़रूरी है। आप बिल्कुल बारीकी से समझें, हम इसको बहुत स्लो मोशंस में आराम से समझाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशंस, अंडर लोड कंडीशन विथ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, विथ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, ये दोनों को लेकर के हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहले भी हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं नो लोड कंडीशंस में, एक लोड कंडीशंस में। उसमें रेजिस्टेंस तथा रिएक्टेंस को हम लोग कंसीडर नहीं किए थे। इस क्लास में हम लोग सारे चीज़ को हम लोग कंसीडर करेंगे। वो जो वीडियो लेक्चर्स होगा ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशंस में फेजर डायग्राम आपको मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे सारे चीज़ को ले करके, रेजिस्टेंस भी ले करके, रिएक्टेंस को भी शामिल करके, सारे चीज़ को शामिल करके बात करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, ये ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर है। इसमें वाइंडिंग होगा, एक प्राइमरी होगा, दूसरा आपका सेकेंडरी होगा, इस तरह से होगा। दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग, अदर वन इज सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में बात करेंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग का हम रेजिस्टेंस भी शामिल कर रहे हैं, रिएक्टेंस भी शामिल कर रहे हैं। R1 X1 को शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज है, मान लीजिए V1, EMF इंड्यूस्ड E1 है, यहाँ पर EMF इंड्यूस्ड E2 है। यहाँ का रेजिस्टेंस मान लें कि R2 है और रिएक्टेंस क्या है बताओ, X2 है। ऐसा हम लोग मान लिए। ये लोड, ऐसा कुछ हम लोग माने। यहाँ का वोल्टेज E2 है, यहाँ का वोल्टेज क्या बताओ V2, ऐसा हम लोग माने। अब देखो हमारा ध्यान दो, ये तो मेन फ्लक्स फाई होगा ही होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं, पहले वोल्टेज इक्वेशंस हम लोग लिखे थे, ध्यान देना बात को। पहले वोल्टेज इक्वेशंस लिखे थे V1 बराबर -E1 और E2 बराबर V2 लिखे थे। कब लिखे थे? विदाउट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ड्रॉप, तब ऐसा था। अगर हम केवल रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, यहाँ का करंट I1 है, यहाँ का करंट I2। अगर हम वोल्टेज इक्वेशंस का बात करेंगे, -E1 केवल रेजिस्टेंस का बात करेंगे तो I1 R1 होगा। E2, ये माइनस साइन बेसिकली लेंज लॉ के कारण से आगे के क्लास में हम लोग समझा चुके हैं। ये E2 इक्वल टू क्या है बताओ, V2 प्लस I2 R2 है। ये क्या रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं बट रिएक्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे। ये वोल्टेज इक्वेशंस कब का है? विथ रेजिस्टेंस ड्रॉप बट क्या बताओ, विदाउट रिएक्टेंस ड्रॉप। इसमें रेजिस्टेंस ड्रॉप को शामिल किए बट रिएक्टेंस को नहीं शामिल किए। अगला हम लोग बात कर रहे हैं V1 बराबर -E1 प्लस I1 R1 प्लस J ऑफ I1 X1। इसमें रिएक्टेंस को भी शामिल किए। इतना बराबर हम लोग ये भी सकते हैं, -E1 प्लस कॉमन ले लेंगे तो इसको R1 प्लस J ऑफ X1 को हम लोग लिख सकते हैं Z1, -E1 प्लस I1 इंटू Z1। ए लिखे चाहे ए लिखे। इस तरीके से हम E2 इक्वल टू लिख सकते हैं V2 प्लस I2 R2 प्लस J ऑफ I2 X2। रेजिस्टेंस को भी रिएक्टेंस को इमेजिनरी होने के कारण से इमेजिनरी है बता चुके, इसलिए J लिख रहे हैं। यहाँ से E2 इक्वल टू हम लोग बोल चुके हैं V2 प्लस I2 R2 को कॉमन ले लिए, J X2 बात किए, यानी E2 इक्वल टू है V2 प्लस I2 Z2। देखो ये जो है इसको यूज करेंगे या फिर इसको यूज करेंगे, ये दोनों को यूज करेंगे, नहीं तो हम लोग किसको यूज करेंगे बताओ, इसको यूज करेंगे या फिर इसको यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो हमारा एक कब का है, विथ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ड्रॉप। अब देखो ये इक्वेशंस मिल गया,
इक्वेशन मिल गया, इसके मदद से अब हम लोग फेजर डायग्राम को बनाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से ईजी वे में हम लोग फेजर डायग्राम को बना लेंगे। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक कंसेप्ट को हम लोग फिर से दोहराते हैं। प्रीवियस क्लासेस में सारा बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली बोलते हुए आगे सब बातें को करेंगे। लिखना था उतना मैं लिख दिया। इसके बाद अब देखिए, सबसे पहला ट्रांसफार्मर में हमारा फ्लक्स क्या होता है बताइए? कांस्टेंट होता है। कहीं भी फेजर डायग्राम बनाए, नेटवर्क में बनाए या कहीं भी बनाए, फेजर डायग्राम को वेक्टर डायग्राम भी बोलते हैं, तो हमेशा जो चीज़ सेम होता है उसको रिफरेंस लेते हैं हम लोग। पहले 2 केसेस का हो सकता है लैगिंग, मोस्ट ऑफ द केस कुछ नहीं बोले तो एग्जाम्स में आपको लैगिंग ही बनाना है। हम लोग चलो लैगिंग के लिए हम बना रहे हैं, लैगिंग लोड के लिए बना रहे हैं। लोड कैसा है? लैगिंग। लैगिंग कहने का मतलब ये हुआ कि आपका करंट जो होगा से बाद में होगा। किससे बाद में होगा? वोल्टेज से। तो जो चीज़ बाद में होता है उसको लैगिंग बोलते हैं। जैसे कि 2 आदमी दौड़ रहा है, तो जो पहले उसको लीड बोलेंगे, जो बाद में रह गया बोलेंगे लैग कर गया। ठीक है, तो इसी तरीके से लैगिंग लोड का बात कर रहे हैं। चाहे लोड कोई भी हो, पहले तो आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम रेफरेंस ले रहे हैं। तो रेफरेंस हम फेजर डायग्राम का ले रहे हैं। ये हमारा फेजर डायग्राम में रेफरेंस हमारा फाई होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स ही ऐसा है जो कि कांस्टेंट है। तो ये हमारा फाई ले ली, आपका रेफरेंस इज द फाई, रेफरेंस फाई ले ली। ये फाई आपका रेफरेंस हो गया। हम लोग ऐसा बोले हैं आपको, यहाँ पर E1 EMF है प्राइमरी में, E2 EMF है सेकेंडरी में। हम लोग ऐसा बात कर चुके हैं कि EMF E1 तथा E2 मेन फ्लक्स से 90 डिग्री क्या करता है? लैग करता है। ऐसा हम लोग बात कर चुके हैं। मेन फ्लक्स से E1 E2 कितना डिग्री लैग करता है? 90 डिग्री लैग करता है। मान लीजिए कि आपका E1 है, दूसरा जो है आपको क्या है? E2। ऐसा बात किए। दूसरा, अगर E1 ए है तो अगर हम बात करेंगे इधर देखो, ये क्या हो जाएगा बताओ? -E1 होगा। अगर E1 यहाँ पर है, E1 है, -E1, अगर ए वेक्टर मान लिया जाए ऐसे है तो -ए इसका उल्टा होगा। ए वेक्टर इधर है तो -ए वेक्टर इधर होगा। तो यहाँ पर E1 है तो -E1 किधर हो जाएगा बताओ? E1 हो जाएगा, ये जो होगा से -E1 वेक्टर हो जाएगा। E1 इधर तो -E1 ऊपर। आइडियल केस में हम लोग ले लिए थे V1 बराबर -E1, ऐसा ले लिए थे। कब? जब रेजिस्टेंस ड्रॉप नहीं था तब, लेकिन अब ऐसा नहीं लेंगे। अब V1 बराबर -E1 प्लस इतना है। E2 बराबर हम लोग V2 ले लिए थे कब? आइडियल कंडीशन में, बट अब ऐसा नहीं लेंगे। अब क्या लेंगे देखो, हमारा ध्यान देना है बात। अब क्या लेंगे देखो, अब हमारा है इतना लेना है, V2 प्लस इतना लेना है। अब देखो V2 कब आया होगा? E2 का पहले आया होगा कि 2 का बाद में आया होगा? ये जब तक E2 नहीं हुआ होगा तो यहाँ लोड दे भी देंगे तो यहाँ करंट नहीं फ्लो करेगा, इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं होगा। यानी कि ये V2 का जन्म E2 का बाद में हुआ होगा, और जो बाद में होता है वो लैग करता है। यानी कि E2 से V2 का जो रिलेशंस होगा, इस टाइप से कुछ एंगल जो होगा V2 में ऐसा होगा, ये V2 होगा। और हम लोग लोड लैगिंग मान रहे हैं। अगर लोड लैगिंग मान रहे हैं तो V2 में जो करंट जा रहा होगा I2 इससे लैग करेगा। देखो लैगिंग और लीडिंग में इतना ही अंतर है। V2 से अगर लैगिंग बात करेंगे तो करंट इधर आएगा, लीडिंग बात करेंगे तो इधर जाएगा। हमारा लैगिंग मतलब घड़ी के सुई के दिशा में बाद में। तो अगर हम करंट I2 का बात करेंगे, करंट I2, अब हम लोग पेन को बदल रहे हैं। देखो करंट I2 का बात करेंगे तो ये क्या होगा बताओ? ऐसे होगा I2, ये दोनों के बीच एंगल कितना होगा? ∅2। देखो हम अंतर बता रहे हैं आपको। अगर गलती से एग्जाम्स में लीडिंग पूछ दे, ये I2 को इधर ना लेकर के V2 को क्या लेंगे? पहले लेंगे। इट में भी यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इधर लेंगे हम लोग, V2 के इधर लेंगे। बात समझ में आया? यानी कि लैगिंग बोला इसलिए घड़ी के सुई की दिशा में बाद में I2 को लिए। अगर लीडिंग बोलता है तो घड़ी के सुई की दिशा में पहले लेते हैं, I2 को इधर लेते हैं। क्लियर है? इतना तक बात समझ में आया? लैगिंग मतलब हमेशा होता है बाद में। कैसे बाद में होता है? तो घड़ी के सुई के दिशा। अब देखो हमारा इस इक्वेशंस पर आप गौर से देखिए। V2 आपको पता है, अब इस रिलेशंस को आपको देखना, थोड़ा बेसिक आना जरूरी है। ये I2 इंटू I इंटू आर, I इंटू आर क्या होता है? वोल्टेज। I इंटू आर जब वोल्टेज होता है तो वोल्टेज रजिस्टर के केस में आपका क्या केस बना है बताइए? तो रजिस्टर में वोल्टेज तथा करंट दोनों एक ही फेज में होता है रजिस्टर में। यानी कि जिधर वोल्टेज होगा उधर ही क्या होगा बताओ? करंट होगा। किस में? रजिस्टर में। इंडक्टर में क्या होता है बताओ? वोल्टेज ऐसे है तो करंट ऐसे है, 90 डिग्री से लैग करता है। ये रजिस्टर में, ये इंडक्टर में। कैपेसिटर में क्या होता है बताओ?
वोल्टेज से करंट 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। ध्यान देना बात को, ये सब नेटवर्क का बात है, ऑलरेडी पहले समझा चुके हैं। रजिस्टर में वोल्टेज तथा करंट दोनों सेम फेज में होता है। इंडक्टर में करंट 90 डिग्री से लैग करता है। कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री से लीड करता है। और लैगिंग लीडिंग जो भी बात करते हैं घड़ी के सुई की दिशा में, अगर ये वोल्टेज ऐसे रहेगा भी तो करंट ऐसे रहेगा। ये दोनों फिगर में कोई अंतर नहीं है, बस यही देखना है कि घड़ी के सुई की दिशा में 90 डिग्री है या नहीं। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि बात बिल्कुल क्लियर होगा। जब आपको यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है तब आगे का बात करते हैं। अब हमारा देखिए बात है रजिस्टर का। तो रजिस्टर में देखिए करंट और वोल्टेज दोनों सेम होता है, सेम फेज में होता है। आई आर इज द वोल्टेज और आई टू इज द करंट। तो बताओ आई टू इधर है तो वोल्टेज किधर होगा, बताओ इसी डायरेक्शंस में वोल्टेज होगा। तो चलो आई टू इधर होगा तो आई टू इंटू आर टू भी तो इधर ही होगा, आई टू आर टू इधर होगा आई टू आर टू इधर ही होगा। अब आई टू आर टू को किसके साथ जोड़ना है, वी टू के साथ जोड़ना है। और हम लोग ऐसा जानते हैं कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पर इसका सेहत में कोई परिवर्तन नहीं पाता है। पैरेलल शिफ्ट करने पर इसका सेहत में कोई परिवर्तन नहीं पाता है। अब देखो हमारा इसका सेहत में जब कोई परिवर्तन नहीं पाता तो इसको हम लोग पैरेलल क्या कर सकते हैं, बताओ शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलल देखो इसको हम पैरेलली शिफ्ट कर दिए, इसको हम पैरेलली शिफ्ट कर दिए, पैरेलल शिफ्ट कर दिए आई टू आर टू। देखो ये आपको हम केवल समझाने के लिए बनाए थे इसको। आई टू आर टू को देखो हम पैरेलली क्या किए बताओ, शिफ्ट कर दिए। आई टू आर टू ये वाला आई टू आर टू है। अभी आपको समझाने के लिए बनाए थे, इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब आपको ये भी लिखना है आई टू एक्स टू। आई इंटू एक्स भी वोल्टेज है, किसमें वोल्टेज है, इंडक्टर में। इंडक्टर में हम क्या बताएं, बताइए करंट वोल्टेज में क्या रिलेशन है। करंट 90 डिग्री बाद में होता है, वोल्टेज क्या होता है बताइए, पहले होता है। अब ध्यान दो, अगर वोल्टेज ये होगा तो करंट ऐसे होगा। अगर करंट देखो यहाँ पर ऐसे है तो वोल्टेज किधर होगा, देखो करंट ऐसे है तो वोल्टेज इधर होगा, तभी तो लैग करेगा आई इंटू एक्स। यानी कि इसका डायरेक्शंस कैसे होना चाहिए बताओ, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना, इसका डायरेक्शंस ऐसे होना चाहिए। एज होगा से जे ऑफ आई टू एक्स टू होगा और वी टू आई टू आर टू जे ऑफ आई टू एक्स टू, ये दोनों मिला करके सब मिला करके क्या है, वोल्टेज आपका ई टू है। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है। आई टू आर टू इसके साथ सेम फेज में हुआ, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिए। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। और यहाँ देखो आई टू एक्स टू इंडक्टर है, इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री आपका देखिए करंट 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। तो अगर करंट इधर होगा तो वोल्टेज इधर होना चाहिए। इस वोल्टेज को ऐसे शिफ्ट कर दिए पैरेलल। अब देखो इक्वेशंस मिल गया, वी टू प्लस आई टू आर टू प्लस जे आई टू एक्स टू मिला करके क्या है बताइए, ई टू आपका है। मिल गया, कोई इक्वेशंस में कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो प्राइमरी साइड में जो करंट I1 है, दो हिस्सा इसका है। सेकेंडरी साइड का तो हम सब काम कर लिए। प्राइमरी साइड में देखो दो चीज़ है, ये I1 जो है अकेला नहीं है, ये I1 जो है किसके किसके बराबर है बताओ, एक आपका I0 है, दूसरा आपका I1 डैश है। तो प्राइमरी साइड में सबसे पहले आपको I1 को लिखना पड़ेगा। I1 को लिखने के लिए देखिए हमारा ध्यान दीजिए, ये सप्लाई वोल्टेज से I0 का भी दो हिस्सा होता है। I0 का भी दो हिस्सा होता है। कौन कौन सा दो हिस्सा होता है बताओ I0 का, एक I0 इक्वल टू होता है आई म्यू प्लस क्या होता है बताओ IW। ये जो होता है से IW जो होता है इसके साथ सेम फेज में होता है, यस या नो। IW जो होता है इसके साथ सेम फेज में होता है। ये देखो सॉरी आई म्यू जो है इसके साथ सेम फेज में है, IW इधर होता है। हम लोग बोले थे ऐसा कि वोल्टेज के साथ सेम फेज में होता है IW और इसके साथ क्वाड्रेचर होता है 90 डिग्री आई म्यू, या फिर फ्लक्स के साथ भी सेम फेज में होता है। ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे I0, यस या नो। देखो कुछ नहीं, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिए वेक्टर, या फिर इस वेक्टर को भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये आपको मिल गया प्राइमरी साइड का I0। अब I0 आपको मिल गया है, I0 के साथ साथ आपको चाहिए I1 डैश। अब ध्यान देने वाली बात यह है, I1 डैश को कैसे लिखेंगे। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K इक्वल टू जानते हैं। क्या जानते हैं K इक्वल टू बताओ, I1 डैश बटा कितना I2। यहाँ से बताओ I1 डैश को लिख सकते हैं K इंटू I2, लिख सकते हैं ना। I2 तो आपको मालूम है, I2 मालूम है तो I1 डैश भी मालूम चल जाएगा। कैसे लिखेंगे I1 डैश, K इंटू I2। और देखो
φ1 डैश अगर इधर है तो φ2 इधर है, तो दोनों फ्लक्स 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जिस करंट के कारण से वो आता है तो करंट का भी एंगल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। अगर I2 इधर है तो I1 डैश किधर रहेगा, ये साइड रहेगा, बिल्कुल अपोजिट रहेगा। तो ये I1 डैश जो हो जाएगा सीधर आपका I1 डैश हो जाएगा। ये जो हो गया से आपका I1 डैश है, ये I1 डैश है, जस्ट इसका उल्टा होगा I1 डैश। क्लियर। अब देखो ये I1 जो है से किसके बराबर है, I0 प्लस I1 डैश के। यहाँ पर दो वेक्टर आपको मिल गया, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा वही I1 होगा। चलो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो हम वेक्टर को तो पैरेलल शिफ्ट कर ही सकते हैं। तो चलो वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर, देखो इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, देखो इस वेक्टर को भी हम पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, दोनों वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिए। ए वाली वेक्टर क्या है I0, ए वाली वेक्टर क्या है I1 डैश, और ये पैरेललोग्राम बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया, इसका नाम क्या बताओ, I1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजीएस्ट है। अब देखो ध्यान दो, I1 आपको मिल गया ना, कैसे, I0 I1 डैश का रिजल्टेंट है, I0 प्लस I1 डैश, या फिर ऐसे I1 डैश प्लस I0, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या बताओ, I1 है। अब प्राइमरी साइड का देखो, अब प्राइमरी साइड का हम लोग को लिखना है -E1, आप ऑलरेडी पता है -E1, ये आपका -E1 है, दिस इज द -E1। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, I1 R1 है, रजिस्टर है। रजिस्टर में बताओ कि करंट तथा वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है। अब हमारा करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है, इसका ये मतलब हुआ, ध्यान दो कि करंट जिधर होगा, करंट इधर है I1, तो वोल्टेज भी किधर होगा, I1 इंटू R1 किधर होगा बताओ, इधर ही होगा, I1 इंटू R1 होगा या नहीं। लेकिन यहाँ पर I1 R1 को नहीं छोड़ेंगे, कहाँ पर लाएंगे, किसके साथ लाएंगे, -E1 के साथ में लाएंगे, यानी -E1 A1 है, तो I1 R1 को जस्ट इसको शिफ्ट करेंगे, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पर इसका सेहत में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस देखो इस वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, इस वेक्टर को देखो हम पैरेलल शिफ्ट कर दिए, किसको, I1 R1 को, जस्ट यहाँ अब शिफ्ट कर दिए, इसका काम कर। यहाँ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमको जोड़ना किसके साथ है, -E1 के साथ, तो -E1 प्लस I1 R1 जोड़ दिए, इसका काम खत्म हो गया। अब देखो एक टर्म्स और बचा हुआ है, यहाँ पर एक टर्म्स और बचा हुआ है, I1 X1 है। I1 X1 वोल्टेज है, किसका वोल्टेज है बताओ, रिएक्टेंस का, यानी इंडक्टर का। तो इंडक्टर में करंट वोल्टेज में क्या रिलेशंस होता है, करंट जो होता है 90 डिग्री वोल्टेज से क्या होता है, लैग करता है। यानी कि देखो यदि ए वाली वोल्टेज होगा, ब्लैक पेन वाली वोल्टेज होगा, तो ब्लू वाला करंट होगा। अब देखो हम देखो शिफ्ट कर रहे हैं, करंट पता है आपको, करंट पता है, देखो I1 आपको पता है, तब वोल्टेज किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए या नहीं, यस या नो। देखो इंडक्टर है, इंडक्टर में वोल्टेज कितना है, I इंटू एक्स, और करंट क्या है, I है। तो ऐसे रिलेशंस होना चाहिए, वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लैग होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। तो देखो हमको करंट अब देखो पता है, करंट I1 इधर है, I1 करंट इधर है, तो वोल्टेज इधर होना चाहिए, यस या नो। तो देखो वोल्टेज आपका I1 इधर है, तो वोल्टेज इधर होना चाहिए। इस वोल्टेज को देखो हम पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, इस वोल्टेज का नाम क्या है, J ऑफ I1 इंटू एक्स, यस या नो। अब देखो -E1 I1 R1 और देखो क्या है बताओ, I1 X1, ये तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, ये कौन सा वेक्टर होगा बताओ, V1। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं फेजर डायग्राम, बहुत आसान है ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। आगे देखो, आगे देखो, अब चाहेंगे कि इम्पीडेंस के फॉर्म में कहीं कहीं कोई बुक में लिख देता है, तो I1 Z1 किसका रिजल्टेंट है, ये दोनों का रिजल्टेंट है। जब ये दोनों का रिजल्टेंट है तो ये वाला भी वेक्टर पता है, ये भी वेक्टर पता है, ये दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो I1 Z1 हो जाएगा। तो I1 R1 पता है, J I1 X1 पता है, ये दोनों का अगर हम रिजल्टेंट बात करेंगे तो ये वाला क्या होगा, I1 Z1। देखो इतना बना करके भी छोड़ दीजिएगा तो भी गलत नहीं होगा आपका एग्जाम्स में, और ये दोनों को आप साथ में भी लिख दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो I2 Z2 यहाँ, इस दोनों का रिजल्टेंट को ये है I2 Z2, I2 R2 पता है, J I2 X2 पता है, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बताओ, I2 इंटू R2 होगा, सॉरी I2 इंटू क्या होगा, Z2 होगा। ये दोनों का रिजल्टेंट है आपको I2 Z2। क्लियर है, इस टाइप से आपको निकल गया। तो आप इसको चाहो तो बना भी सकते हो, इसको चाहो तो नहीं भी बना सकते हो। इस टाइप से आपको एक कंप्लीट फेजर डायग्राम हो गया।
इसमें बहुत सारा बात को देखें, एक दो बार और इसको बैक करके फिर से इस वीडियो लेक्चर्स को देखें। और यदि आप बहुत अच्छा लगा तो चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर भी करें, बेल आइकन को दबाएं। और एप्लीकेशंस में सारे वीडियो आपको अवेलेबल है। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप है जिसमें प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करना है, सर्च कीजिए बेस्ट टेक्निकल एकेडमी और उसको डाउनलोड कीजिए और स्टोर सेक्शन में उसका जाइए, सारे कोर्सेज क्रिएट है, उसमें A to Z वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएगा मेरे द्वारा। सारे सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है, जूनियर इंजीनियर का हेल्पफुल है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, बीटेक सेमेस्टर के लिए हेल्पफुल है, बहुत सारा कोर्सेज उसमें है, A to Z कोर्सेज आपको मिल जाएगा। क्लियर है? थैंक यू ऑल।